हेलो गाइस, तो हमने जैसा कि आपको पता होगा दो पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो आज का जो पार्ट है वो लास्ट होगा और मेन टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ओके जी। देखो, पहला डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब आप क्या समझते हो? वो जगह जो हमारे डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अपने कंट्री के अंदर आता हो या उससे लगा हुआ हो। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है, पहले देखते हैं। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज द जियोग्राफिकल रीजन वेयर गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। ये वो रीजन होता है, ये वो जियोग्राफिकल रीजन होता है यहाँ पे गुड्स और कैपिटल यानी पैसा और आदमी या इसको जो भी सामान हो गए, कैपिटल हो गए, सारा फ्रीली मूव करते हैं इधर से उधर तक। तो आप इधर से उधर जा पाते हो, इंडिया में कहीं भी जाते हो, किसी भी स्टेट में जाते हो, किसी भी जगह में जाते हो घूमने या कैसे भी, इसकी वजह से ही जा पाते हो। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की देख रेख में होता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर नजर रखते हैं। देखो, इसको दूसरा बोला जाता है पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है? मतलब जो देश के उसके सीमा के बॉर्डर के आसपास जो लगा होता है एरिया, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। ये देखो पहला, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अपना ये एयर इंडिया है। एयर इंडिया किसका है पता है? एयर इंडिया है टाटा का। मान लो ये हमारा इंडिया है, क्या है? एयर इंडिया है। और ये हो गया आपका मान लो आप ब्रिटेन, और इसको मान लो जापान। ये जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये हो गया हमारा एयर इंडिया। अब मान लो ये जो एयर इंडिया प्लेन है वो इन देशों के बीच में चल रहा है। हमारा एयर इंडिया टाटा का जो है ब्रिटेन और जापान के बीच में, तो ये भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। वैसे ही अगर कोई जापान का वो चल रहा है, हमारे जापान का कोई शिप्स या एयरक्राफ्ट चल रहा है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, तो वो उनके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो जो सेकंड है वो है फिशिंग ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। हमारा जो वाटरवेज है, मतलब जो समुद्र है जहाँ पे हमारा बॉर्डर खत्म होता है, उसके आसपास के जितने भी जो वहाँ पे ऑयल होंगे या फिशिंग वो होंगे वेसल्स, वो भी सारे हमारे ही होंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट में आएंगे। ओके। थर्ड है एम्बेसीज। एम्बेसीज देखो, मान लो इंडिया की कोई एम्बेसी मान लो चाइना में काम कर रही है, ठीक है, चाइना, ये हो गया इंडिया। इंडिया की कोई एम्बेसी चाइना में काम कर रही है, तो ये चाइनीज एम्बेसी नहीं कहलाएगी, ये इंडियन एम्बेसी होगी और वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगी। अब क्यों होगी ये देखो, मान लो इंडिया से कोई टूरिस्ट गया चाइना और उसको किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, किसी प्रकार की दिक्कत आई मान लो। अब वहाँ की लैंग्वेज तो वो जानते हैं, चिंग चुंग चांग चांग पता नहीं क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो वो क्या करेगा, इंडियन एम्बेसी में जाएगा, फिर वहां से हेल्प लेगा, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गया। भले ही वो चाइना में है, चाइना में है, लेकिन आएगा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडियन। वैसे ही मान लो अगर कोई चाइना का चाइनीज जो एम्बेसी है इंडिया में, चाइना के लोग हैं, तो उनको क्या पता हिंदी क्या होता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है भाई। तो वैसे ही वो इंडिया में घूमने आए और परेशान हो गए, कुछ दिक्कत हो गई, तो जो इंडिया में एम्बेसी होगी ना उनकी, वो इंडिया की नहीं होगी, वो चाइनीज एम्बेसी होगी। समझे? ये होता है डिफरेंस, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी नॉर्मल रेजिडेंट्स की। तो ध्यान रखना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, आराम से करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलते किसको है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who lives in a country more than 1 year and his economic interest lie in that country। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया एक इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन, मतलब बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्या करती है किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहती है या 1 साल रहती है, और उसका इंटरेस्ट जो है वो उस कंट्री में ही हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब खाना खजाना सब वही हो और खर्चा करना, तीनों चीज उसी कंट्री में। देखो मान लो ये हमारा ये है इंडिया है। अब इंडिया में मैं हूं, जैसे मान लो गुंजन, मैं हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 साल से ज्यादा या 1 साल मैं यहाँ पे रहूंगा और मेरा इस कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, तब यहाँ का मैं नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाऊंगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्या, मैं अपना कमा भी यही रहा हूं, कमाना, खाना और उड़ाना, मतलब एक्सपेंडिचर, तीनों यहीं पे होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम
खर्च करना, ट्रिपल के याद रखना, खाना, कमाना और खर्च करना, तीनों उसी कंट्री में हो और आपका मन भी उसी कंट्री में लगता हो, मतलब कहीं और दूर नहीं है। अब मान लो इंडिया में कौन है, विराट कोहली है। विराट कोहली अब ये गया जापान क्रिकेट खेल लो, मान लो क्रिकेट खेलने जापान गया, तो ये उस कंट्री का थोड़ी नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वो तो भाई 10 दिन 15 दिन के लिए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही कोई जापान से कोई मिस्टर पॉल आया इंडिया, टूरिस्ट है, तो ये थोड़ी कहलाएगा, ये तो कुछ टाइम के लिए आया है ना, ये तो नॉर्मल रेजिडेंट्स होगा नहीं। नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए आपको 1 साल या उससे ज्यादा वहां पे रहना होगा और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो नोट इंक्लूडेड, नॉर्मल रेजिडेंट्स में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती है। तो पहला देखो फॉरेन टूरिस्ट्स एंड विजिटर्स। फॉरेन टूरिस्ट मतलब मान लो इंडिया से कोई ऑस्ट्रेलिया गया तो टूरिस्ट बन गया, विजिटर बन गया, तो ज्यादा दिन थोड़ी रहेगा, 1 साल थोड़ी रहेगा, उसका तो मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ है ना, मन ही नहीं लगेगा वहाँ पे। तो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स वो नहीं इंक्लूड किए जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स में। सेकंड जो आता है वो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, जितने भी एम्बेसीज होते हैं उसके फॉरेन स्टाफ, विदेशी जो स्टाफ होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ डब्ल्यूएचओ, देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है हमारे यूनिसेफ, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, जो भी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो सब भी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स में। भले ही सारी कंट्री मिलकर काम करती है लेकिन वो इंडिया में थोड़ी रहते हैं, उनका इंटरेस्ट इंडिया में थोड़ी है या किसी और कंट्री में थोड़ी है। बॉर्डर वर्कर्स, देखो बॉर्डर वर्कर्स में क्या है, जैसे हमारा जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ मिलता है या नेपाल के साथ मिलता है, तो नेपाल वाले कुछ इधर आते रहेंगे, इधर आते रहेंगे, भले ही वो इधर उधर काम करते रहे 24 घंटे में से 18 घंटे, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो बॉर्डर वर्कर्स हैं। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूनिसेफ जितना भी है, उसके अंदर जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी लोग काम करते हैं वो भी नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप पे। तो पहले बात कर लेते हैं सिटीजनशिप की क्या होता है। देखो ये एक होता है लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्लेस, बर्थ एंड लीगल प्रोविजंस। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब लॉ के हिसाब से होता है, और जो ये बेस्ड होता है वो प्लेस, बर्थ और लीगल प्रोविजन से देखते हैं इसको सिटीजनशिप को। देखो क्या होता है, पर्सन्स बोर्न इन इंडिया और इफ अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया देन ही कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप इन इंडियन लॉ। देखो या तो वो बंदा इंडिया में बोर्न हुआ हो, इंडिया में पैदा हुआ हो, या अगर इंडिया के बाहर का है तो उसने इंडियन लॉ के हिसाब से उसने अप्लाई किया हो इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तब बोलते हैं इसको सिटीजनशिप, समझे। या तो बाहर की कंट्री का हो फिर उसने इंडियन लॉ के हिसाब से अप्लाई किया हो कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए यहाँ की, या फिर वो इंडिया में बोर्न हुआ हो, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप। अब देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत फेमस है अक्षय कुमार, इसकी मूवी आने वाला है, ये मूवी आने वाली है इसकी। अक्षय कुमार, ये पता है आपको कनाडा का है, कनाडा का है। ये ड्यूअल सिटीजनशिप का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुनो। ड्यूअल सिटीजनशिप है इसके बाद मतलब कुछ ये ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से इनको दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप मिल जाता है। जैसे ये कनाडा का है मेनली, अगर आपको नहीं पता हो तो अक्षय कुमार कनाडा से है, वहाँ का भी सिटीजनशिप इनके पास है और इंडिया का भी सिटीजनशिप इनके पास है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आप तक आती रहे। और अगर ये वीडियो यूजफुल हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। अब देखो रेजिडेंटशिप, रेजिडेंटशिप नॉर्मल रेजिडेंट्स की तरह ही होता है। देखो ये होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है और ये जो होता है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बेस्ड होता है, जो कि एक इंडिविजुअल करता है, एक बंदा करता है। मोर देन 1 ईयर, वही वाला हिसाब है, 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रहना चाहिए और जो उसका खाना खजाना उड़ाना हो तीनों चीज यहीं पे होना चाहिए और उसका इंटरेस्ट यहाँ पे रहना चाहिए, मन लगना चाहिए मतलब इस कंट्री में। ये हो गया आपका रेजिडेंटशिप, सिटीजनशिप, ठीक है जी। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, सॉरी NFIA, मतलब बाहर से जो पैसा आता है हमारे पास उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आता है इंडिया को छोड़ के। देखो ये होता है क्या, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। अब मान लो कि मैंने कोई बाहर से एक्सपोर्ट किया है कोई चीज
तो हमें उनकी करेंसी पे करनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, जो बाहर हमने पे किया इनकम उसको बोलते हैं। और अगर कोई चीज हमने इंपोर्ट करी है तो वहां की करेंसी लेंगे, इसको बोलते हैं रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, जो पैसा हम रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं। देखो NFI ये होता क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फीफा माइनस फीटा, याद रखना, फीफा शॉर्ट फॉर्म है, लिख के आना पूरा। फीफा मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और ये होता है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब जो अब्रोड मतलब बाहर के देशों को हम जो पैसा देते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं या कुछ करते हैं तो, और वहां से जो पैसा लेते हैं उनकी करेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसके अंदर देखो NFI ये दो चीज आता है कि नेशनल इनकम के लिए गोला बारूद वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गोला बारूद क्वेश्चन है ये नेशनल इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि NFI है, एक तरफ होता है नेशनल, एक तरफ होता है डोमेस्टिक। जब नेशनल इनकम पे जाते हैं और जब डोमेस्टिक इनकम पे जाते हैं, मैं बताऊंगा बाद में, वैसे छोटा सा टॉपिक है, मैं बताऊंगा होता क्या है। नेशनल इनकम पे जब जाते हैं तो NFI को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो देखो जब नेशनल यानी कि बाहर, अपनी इंडिया से बाहर जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं, तो NFI को प्लस करते हैं, मतलब समझे, यहाँ की करेंसी और बाहर की करेंसी को जोड़ते हैं, तब जाके मिलता है हमें NFI अपनी कंट्री से। अब मान लो मैं अपने इंडिया में हूँ और बाहर की करेंसी है, तो इंडिया और बाहर की करेंसी को जोड़ूंगा तभी तो मेरा नेशनल इनकम निकलेगा कि क्या क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए हैं मैंने। वैसे ही जब हम नेशनल इनकम पे होते हैं, बाहर और अंदर का मिला के, और हमें बस अंदर का चेक करना है कि डोमेस्टिक में क्या करते हैं, तो माइनस कर देते हैं नेशनल इनकम को, NFI को इसमें से माइनस कर देते हैं। नेशनल से जब डोमेस्टिक पे जाते हैं तो माइनस NFIA। अब छोटा सा टॉपिक और बचा है हमारा, वो आता है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। ये बीच में आपका NIT जो मैंने लिखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो NIT होता है, ध्यान रखना, वो होता है IT माइनस सब्सिडीज। अब ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होता है और सब्सिडीज क्या होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो आते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो हम बनाते हैं, जो सामान फैक्ट्री में बनाते हैं तब उसका प्राइस कितना होता है, और जब मार्केट पे जाते हैं तो जो टैक्सेस लगता है तब प्राइस कितना होता है, प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, तब देखते हैं। देखो जब हम मान लो मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ और सामान बना रहा हूँ, और तब मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाऊंगा अपने सामान को लेके, तो क्या हुआ, उसमें टैक्सेस ऐड किए जाएंगे ना, इसलिए NIT को हम इसमें ऐड करते हैं, तब हमारा फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस पे जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वैसे ही जब मार्केट प्राइस से हम फिर से प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे फिर से प्रोडक्शन पे आ जाएंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे फैक्ट्री पे आएंगे तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस कर देंगे, फिर हमारे